नमस्कार। आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में सामाजिक राजनीतिक संदर्भ विषय पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जब भी आप पढ़ते हैं तो उनको कई रूपों में देखते हैं। एक तो वे जो निबंधकार हैं, दूसरे वे जो साहित्य इतिहासकार हैं, और तीसरे वे जो उपन्यासकार हैं। उपन्यासकार के रूप में आपने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा जैसे उनके उपन्यास पढ़े होंगे। इसके अलावा आपने उनके निबंध पढ़े होंगे, अशोक के फूल, कुटज और साथ ही प्रायश्चित्त की घड़ी, आम फिर बौरा गए आदि आदि। आप जब इन निबंधों को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि इन निबंधों में आचार्य द्विवेदी अपने समाज को किस तरह से व्याख्यायित करते हैं। आम फिर बौरा गए या प्रायश्चित्त की घड़ी जैसे निबंधों को अगर आप लें या कुटज को ले लें तो आपको समझ में आता है कि आचार्य द्विवेदी की दृष्टि हमेशा समाज के सबसे निचले पायदान तक जाती है। अगर आप प्रायश्चित्त की घड़ी निबंध का पाठ करके उसमें आए सामाजिक संदर्भों को लें और उसके बाद फिर बाणभट्ट की आत्मकथा का अध्ययन करें तो वो एक तरह से पूरे साहित्य इतिहास को उन सामाजिक संदर्भों में समझने में आपके लिए सहायक होगा। जब मैं साहित्य इतिहास शब्द कहता हूँ तो स्वाभाविक है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक और मध्यकाल को लेकर के जो वाद विवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में रहा है, मैं उस संदर्भ को भी यहाँ उल्लिखित करना चाहता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए वे रचनाएं महत्वपूर्ण नहीं थीं जो बौद्धों या जैनों के द्वारा लिखी गई थीं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए सिद्धों, नाथों और जैनों की रचनाएं अधिक महत्वपूर्ण थीं और उन्होंने आदि सिद्ध सराहपा को प्रथम कवि हिंदी का सिद्ध करने में मदद की। वो खोज के ले आए कि कहाँ से आप देखिए कि चर्या गीतों में या दोहा कोशों में हिंदी के शब्द विद्यमान हैं और सांप्रदायिक संदर्भों के आधार पे वे सिद्धों, नाथों और जैनों की रचनाओं को नहीं छोड़ते हैं और इसीलिए वे वीरगाथा काल शब्द का विरोध करके आदिकाल शब्द को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसे स्थापित करते हैं। इसके आगे जब वे जाते हैं तो वे भक्तिकाल के संदर्भ में भी कहते हैं कि अगर भारत में इस्लाम नहीं भी आया होता तो हिंदी साहित्य के मध्यकाल का 12 आना ऐसा ही होता। वे इस्लाम के आक्रमण को प्रभाव के रूप में तो 4 आना स्वीकार करते हैं लेकिन परिणाम के रूप में नहीं। आखिर ये क्या आधार है? द्विवेदी जी ऐसा क्यों कहते हैं? दरअसल द्विवेदी जी संस्कृत के, प्राचीन भारतीय साहित्य के और ज्योतिष के ज्ञाता थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय साहित्य का विशद अध्ययन किया था और वह अध्ययन बाणभट्ट की आत्मकथा में दिखता भी है। बाणभट्ट की आत्मकथा का जब आप पाठ करते चलते हैं तो फुटनोट की तरह पूरा क्रमांकित करते हुए आचार्य द्विवेदी संस्कृत साहित्य के तमाम ग्रंथों से अपनी कही गई गद्यात्मक बातों का मिलान करते चलते हैं। यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसका प्राचीन भारतीय साहित्य में गहन अध्ययन, अभिरुचि और उसके प्रति सम्मोहन का भाव हो। आचार्य द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा में जिस सामाजिक संदर्भ को लेकर के आते हैं वे वही सामाजिक संदर्भ हैं जिनको हम साहित्य इतिहास के संदर्भों में भी देखते हैं। वे 7वीं शताब्दी से लेकर के जिस कहानी को उठाते हैं दरअसल वह एक तरह से हिंदी साहित्य
के ही लिए नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में एक विभाजक रेखा की तरह से है। हम सब जानते हैं कि हर्षवर्धन के बाद का समय भारतीय इतिहास में एक दूसरे तरह का प्राचीन भारतीय इतिहास है। हर्षवर्धन के पहले का इतिहास एक अलग कालखंड की तरह से हम देखते हैं। हम हर्षवर्धन के आगे बढ़ने पर भारतीय इतिहास में मध्यकालीन इतिहास की आहटें देखने लगते हैं। लेकिन 7वीं शताब्दी का समय, उस समय क्या राजनीतिक स्थिति थी, उस समय क्या सामाजिक स्थिति थी, उस समय क्या आर्थिक स्थिति थी, उस समय क्या धार्मिक स्थिति थी, उस समय क्या सांस्कृतिक स्थिति थी, इन सारे संदर्भों पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बेलौस बेलाग अपनी बात कहते हैं और उस बात को कहने में वे आधार देते हैं, प्रमाण देते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लिए यद्यपि कि वे मिस कैथराइन का भी संदर्भ लेकर के आते हैं, जिन्होंने सोन नदी के किनारे के अपने अनुभवों को बाणभट्ट की आत्मकथा के रूप में आचार्य द्विवेदी को सौंपा था। लेकिन यह कहानी मिस कैथराइन के ऑस्ट्रिया के किसी प्रेमी कवि की कहानी ही नहीं है और न ही ये बाणभट्ट की आत्मकथा है पूरी तरह से, बल्कि यह उपन्यासकार की भी आत्मकथा है, आचार्य द्विवेदी की भी आत्मकथा है। वे 7वीं शताब्दी के उस पूरे ताने बाने के माध्यम से एक तरह से पुनरुत्थान कर रहे थे, पुनर्जागरण कर रहे थे। वे एक शक्ति के संदर्भ को कहीं न कहीं से दिखाना चाहते थे कि हम अगर एक होकर के लड़ें तो परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हो सकते हैं। सब जानते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में लिखा गया था। देश उपनिवेश था अंग्रेज़ों का, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन हो चुका था, लेकिन देश में तमाम तरह के बिखराव भी थे। उस पूरे बिखराव को कैसे एक करके असली शत्रु के खिलाफ खड़ा किया जाए, यह चिंता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। वे अपने उपन्यास के माध्यम से जिन दस्युओं का संदर्भ लेकर के आते हैं, वास्तव में वे दस्यु वही शत्रु हैं जिनके खिलाफ वे भारतीय जनता को चेताना चाहते हैं। हम बार बार इस उपन्यास में पाते हैं कि गुप्तकाल का संदर्भ आता है, मौखरियों का संदर्भ आता है, हर्षवर्धन का संदर्भ आता है और वहीं कुछ काल्पनिक चरित्रों का भी संदर्भ आता है, जिसमें तुअर मिलिंद हैं, जिसमें लोरिक देव हैं, जिसमें ईश्वर सेन हैं। इस तरह के तमाम चरित्र काल्पनिक चरित्र हैं जो ऐतिहासिक चरित्रों के बरक्स कथा के विस्तार के लिए जरूरी भी हैं। आप देखें कि इस उपन्यास में जिन सामाजिक संदर्भों को ख़ास तौर से उठाते हैं द्विवेदी जी, उनमें पहली और बड़ी चीज़ होती है प्रेम की परिकल्पना। प्रेम क्या है? निपुणिका और भट्टिनी दोनों बाणभट्ट से प्रेम करती हैं। निपुणिका उपेक्षित हुई, बाणभट्ट की मंडली छोड़कर भागी, 6 वर्षों तक फिरती रही और 6 वर्षों के बाद बाणभट्ट से मिली भी तो कहाँ, पान की दुकान पर। और मिलने के बाद जब दोनों साथ हुए तो भी वे चाहते क्या हैं? उद्धार करना एक स्त्री का, एक स्त्री जो दस्युओं के द्वारा बलपूर्वक गृहीत की गई है। और बलपूर्वक गृहीत की गई एक स्त्री को भावी महारानी कह करके जिस तरह से उपन्यास में वे दर्शाते हैं और वहाँ पे अवसर पा करके स्त्री वेश धर करके वे अंतःपुर में प्रवेश करते हैं और निपुणिका के सहयोग से भट्टिनी को बचाने में सफल होते हैं, उसकी पूरी कहानी बताती है कि निपुणिका और भट्ट का आपस में कितना स्नेह है, एक दूसरे के प्रति कितना विश्वास है।
निपुणिका भी जानती है कि स्त्री की सार्थकता पुरुष को मुक्त करने में है। उसकी सफलता उसे बांधने में अवश्य है, किंतु सार्थकता उसे मुक्त करने में है। और अंत में उपन्यास में यह होता भी है। जब रत्नावली नाटक खेलते हुए वासवदत्ता का चरित्र करने में वह दो विरोधी संदर्भों में प्रेमी को मिला देती है, प्रेमी के हाथ में प्रेमी का हाथ रख के वो गिरती है और जीवन का अभिनय भी समाप्त करती है, उसका देहांत हो जाता है, वह मुक्त करती है, जिससे प्रेम करती है उसे, उसके प्रति उसका बलिदान है वह। लेकिन दूसरा एक संदर्भ है भट्टिनी का भी। एक तरफ बाणभट्ट है जो स्त्री के चरित्र को देव मंदिर मानता है, और दूसरी तरफ भट्टिनी और निपुणिका हैं जो दोनों सम्मान करती हैं, प्रेम करती हैं बाणभट्ट से। अब छोटे कुल की जो इच्छा है, छोटे कुल के सामंत की जो महत्वाकांक्षा है, वह भट्टिनी को पटरानी बनाने की है। लेकिन भट्टिनी जब वहाँ से निकाली गई तो उसे पटरानी बनना स्वीकार नहीं था। वह तुविर मिलिंद की कन्या है, वह जन्मी है रोमक पत्तन में, वो साधारण कन्या नहीं है। इसलिए जब भट्टिनी का अनुराग दिखाना है तो आचार्य द्विवेदी जिस वार्तालाप को महामाया के माध्यम से कराते हैं, उस वार्तालाप के माध्यम से बाणभट्ट के चित्त में यह संचार कराने के लिए कि भट्टिनी उससे प्रेम करती है, वो पेड़ की आड़ में उसको छुपाते हैं, और पेड़ की आड़ में छुप करके वह महामाया और भट्टिनी की बातों को सुनता है। सिर्फ न उद्धार करता है, बल्कि वह कुमार से सवाल जवाब करके उन्हें एक तरह से पराजित करता है और भट्टिनी की मदद करने के लिए उत्साहित करता है। कुमार मदद करते हैं। बाणभट्ट भट्टिनी के लिए जब वो गंगा में छलांग लगाती है तो स्वयं भी छलांग लगाता है और भट्टिनी को अपनी पीठ पर लाद करके उसे बचाता भी है। प्रेम का एक ऐसा अनुराग जो एक दूसरे के मन में जगा हुआ है, व्यक्त हो करके भी अव्यक्त है, प्रत्यक्ष हो करके भी परोक्ष है, लेकिन वह अनुराग अंत तक कहीं खत्म नहीं होता, चलता रहता है। एक तरह से आचार्य द्विवेदी निपुणिका और भट्टिनी और बाणभट्ट के इस प्रेम त्रिकोण के माध्यम से यह दर्शाते हैं कि दो प्रेम करने वाली भट्टिनी और निपुणिका साथ रहते हुए भी उससे अनुराग के राग में बंधी हो सकती हैं। और यही नहीं, एक साहचर्य जन्म प्रेम को भी पाठक के सामने प्रस्तुत करती हैं। अब आगे देखें कि जब मौखरी सैनिकों का दस्ता आता है और वो बाणभट्ट और भट्टिनी को विग्रहवर्मा कहता है ब्राह्मण दंपति, तो वहाँ झूठ भी है। कुमार ने कहा भी था कहीं कहीं झूठ बोल लेना स्वाभाविक है और प्रेम में ऐसा होता भी है, और यह झूठ है यह भी वहाँ खुलता है। लेकिन उस आक्रमण में वह बचाता है, प्रेम के अपने या जिम्मेदारी के अपने या सेवक के अपने पूरे उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। इस उपन्यास में इस प्रेम की परिकल्पना के आगे जो बड़ी चीज अभिव्यक्त होकर के आती है वह है नारी चेतना की अभिव्यक्ति। स्त्री के प्रति जो भाव दिखाया गया है इस उपन्यास में वह अद्भुत है। निपुणिका, भट्टिनी, महामाया, सुचरिता, ये ऐसे चरित्र हैं जो प्रेम के लिए ही बने हैं। महामाया अपने पति को छोड़ देती है और दूसरी ओर पति भी, जिससे कि पहले उसके विवाह की बात हो चुकी है,
भैरव बन जाता है। एक तरफ सुचरिता स्वयं अपने खोए हुए पति को पाती है और उसके लिए वह कारागार तक जाने में विचलित नहीं होती है, मुक्त होती है और पति के साथ फिर जीवन में बंधकर वह वैष्णव भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ती है। निपुणिका और भट्टिनी के बारे में मैं बता ही चुका। बात यह है कि ये एक अधिकार की बात है और वह अधिकार भट्टिनी के शब्दों में आता है कि मुझे इतना अधिकार मिलना चाहिए। साफ साफ कहती है वो कि मुझे इतना अधिकार मिलना चाहिए भट्ट कि अपनी बुद्धि से निर्णय कर सकूं कि कौन सा गौरव किसे मिलना चाहिए। ये जो अधिकार भाव है, स्वाग्रही होना है, ये इस पूरे उपन्यास में जाहिर होता है, पता चलता है। और उस माध्यम से यह भी पता चलता है कि ढेर सारे जो चरित्र यहाँ पे नारी चरित्र के माध्यम से दिखाए गए आपको मिलते हैं, वे समाज की भी संरचना के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। वो सिर्फ मुक्ति का संदर्भ नहीं है, यह भी संदर्भ है कि दस्युओं के द्वारा बलपूर्वक लाई हुई स्त्रियों की दारुण दशा कैसी है। उस समय समाज की स्थिति क्या है कि लुटेरे आ रहे हैं और बलपूर्वक स्त्रियों का अपहरण कर रहे हैं। समाज में इतनी उथल पुथल, इतना कोलाहल है कि वे उन्हें बेच भी दे रहे हैं। स्त्री का कोई महत्व नहीं रह गया है। वो जो राजमहलों में, अंतःपुर में जो चवरधारणियाँ खड़ी हैं या तमाम रूपों में जो वहाँ दिखाई दे रही स्त्रियाँ हैं, उनमें सब अधिकांश बलपूर्वक लाई गई स्त्रियाँ हैं। तो समाज की जो विसंगति है उसको भी वे दिखाते हैं और यह भी साफ तौर से वे स्पष्ट करते हैं कि जो धर्म के संघर्ष हैं वो किस तरह के थे। एक तरफ बौद्ध, दूसरी तरफ वैष्णव, एक तरफ यवनों का संदर्भ, यहाँ तक कि मूर्ति कला का भी जो महत्वपूर्ण पक्ष है उसको भी वे दिखाते हैं। यहाँ तक कि जब कुमार कुछ मूर्तियाँ भेंट करते हैं तो उन मूर्तियों में भी बैठे हुए बुद्ध के पद्मासन की शैली को पकड़ करके ये बताया जाता है उपन्यास में कि वह कितनी यवन शैली से प्रभावित है। साफ लिखते हैं, एक तरफ उनमें यावनी प्रतिमाओं की भांति अंग प्रमाण की ओर बेहतर ध्यान दिया गया होता है, दूसरी तरफ हाथ और पैर की मुद्राओं में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ को प्रधानता दे दी गई होती है। जो छोटी सी मूर्ति इस समय कुमार कृष्ण के हाथ में थी उसकी छटा अजब थी। पहली बार मैंने ऐसा पद्मासन देखा जिसमें चरण तल उसी प्रकार बने थे जैसे वे वास्तव में होते हैं। भारतीय शिल्पियों के अनुकरण पर कुषाण नरपतियों ने ऊर्ध्वमुख चरण तल वाले पद्मासन ही बनाए हैं और बंधाए हैं। प्रमाण पाटों वाली यावनी मूर्तियों में ऐसे पद्मासन ऊर्णा तंतु से सिले हुए चीनांशुक के समान बेखाप लगते हैं। इस मूर्ति में बुद्ध का मस्तक मुंडित बनाया गया था, जबकि शक नरपतियों की मूर्तियों में दक्षिणावर्त कुंचित केश कुछ जचते नहीं दिखते। मूर्तिकार ने ऐसी मूर्ति बनाई थी जिसे देखकर भान होता था कि सचमुच ही बुद्ध बैठे हैं। स्पष्ट है कि दो शैलियाँ, जो दो संस्कृतियों के मिलन से शैलियाँ बनती हैं, उन कला की शैलियों को भी व्यक्त करते हैं द्विवेदी जी। यही नहीं, नृत्य के संदर्भ में भी कि किस तरह का मयूर नृत्य कान्यकुब्ज में है, कान्यकुब्ज की क्या स्थिति है, उज्जैनी की क्या स्थिति है, स्थानेश्वर की क्या स्थिति है, मगध की क्या स्थिति है। ये सब कुछ उन पूरे राज्यों को कहीं न कहीं से चर्चा में ला करके उनकी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के माध्यम से वो व्यक्त करते हैं। और यहीं ठहरते नहीं हैं, वे तो लोरिक देव का संदर्भ लेकर के आते हैं और जहाँ पे
वे मिलन कराते हैं वो महासरयू और गंगा का मिलन है। आज की तारीख में हम उसे छपरा से समेकित कर सकते हैं। और यही नहीं, वे एक प्रसंग में अपने पाद टिप्पणी में लिखते हैं कि एक मंदिर के पास जाते हुए सुरहा ताल का संदर्भ आता है जो बलिया में है, और सुरहा ताल स्वाभाविक तौर से द्विवेदी जी को अत्यंत प्रिय रहा होगा क्योंकि वे बलिया में ही जन्मे थे। तो एक तरह से भारत की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक पूरी रेखा है वो गंगा के माध्यम से वे सीधे व्यक्त करते जाते हैं। राज्यों के अपने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक क्या क्या मूल चरित्र हैं उनको भी वो इन राज्यों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। मयूर नृत्य का संदर्भ मैंने बताया कि जो कान्यकुब्ज में है वह मगध में संभव नहीं था। यही नहीं, वे और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, जैसे कि भट्टिनी बोली मत रो मत न्योनिया, मैं बहुत रो चुकी हूँ। नगरहार से पुरुषपुर, पुरुषपुर से जालंधर, और फिर न जाने कहाँ कहाँ मुझे दस्युओं के साथ घूमना पड़ा और अंत में स्थानीश्वर के छोटे राजकुल में आश्रय मिला। देखिए कि जालंधर का भी प्रसंग आता है। तो जितनी जगहें हैं, जितने ऐतिहासिक पूरी तरह से तथ्यात्मक स्थल हैं, उतनी ही संस्कृतियों का एक तरह से आमेलन है, उतने ही सामाजिक संदर्भ हैं, उतनी ही राजनीति है। यही नहीं, वे कविता का भी संदर्भ नहीं छोड़ते। कहते हैं भट्ट कविता श्लोक को नहीं कहते, हमारे यवन साहित्य में गद्य को काव्य की निकषा कहा है। छंद, तुक और अलंकार तो कविता के प्राण नहीं हैं, प्राण हैं रस, विशुद्ध सात्विक रस। तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास हो। ये भट्टिनी बाणभट्ट के लिए कहती है, लेकिन जब वो यह बात कहती है तो यवन संदर्भों को भी बीच में लेकर के आती है, यानी कि भारत और यवन दोनों संदर्भों का यहाँ पे आप मिलन देख सकते हैं। यही नहीं, ज्योतिष विद्या का प्रचार भी जो यवन से लेकर के यहाँ तक है उसकी भी बात करते हैं द्विवेदी जी कि भारतीय विद्या ने जिस कर्मफल और पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसके साथ इसका कोई मेल ही नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पुराण प्रथित ग्रह देवताओं की जाति, स्वभाव और लिंग तक में अद्भुत विरोध स्वीकार कर लिए गए हैं, क्योंकि यवन गाथाओं की वीनस और डिएना देवियां हैं और वे ही इन ग्रंथों की अधिष्ठात्री देवी मान ली गई हैं। ग्रह मैत्री का तो अद्भुत विधान है, आर्य पुराण ग्रंथों से इस मैत्री बंध का कोई समर्थन नहीं होता। तो आप देखिए कि कितनी संस्कृतियों के मिलन का, खासतौर से यवन संस्कृत को वे लेकर के आते हैं। और यह भी कि झूठ बोलना सदैव अनुचित नहीं होता। मैंने बताया कि कुमार जब ये कहते हैं कि झूठ बोलना सदैव अनुचित नहीं होता, तो यह सिर्फ प्रेम का ही संदर्भ नहीं है, बल्कि उस समाज का भी संदर्भ है जिसमें कि सच को बचाने के लिए कहीं कहीं झूठ भी बोला जाता रहा होगा। तमसा का संगम पार करके गंगा का संगम आने का संदर्भ भी मैंने अभी जहाँ पे छपरा को समेकित करके कहा वो भी आता है। एक बात जो सूत्र रूप में आती है इस उपन्यास में, वे द्विवेदी जी कहते हैं कि भैरव के माध्यम से किसी से मत डरो, न गुरु से, न मंत्र से, न लोक से, न वेद से, किसी से मत डरो। और यह जो न डरने का संदर्भ है वह भी उस पूरे परिवेश को ध्वनित करता है कि जो पूरा परिवेश है उसमें डरने से हारना निश्चित है। इसलिए उस स्वतंत्रता संग्राम में डर को उतार फेंको, जो सच है उसको स्वीकार करो और पूरे साहस से युद्ध करो। ये पूरे जो संदर्भ इस उपन्यास में इस तरह के मिलते हैं वे इस उपन्यास को बड़ा बनाते हैं। इस उपन्यास में ऐसे अनगिनत प्रसंग आपको मिलेंगे जिसमें उद्धार करने की बात है। ये बात कि दस्यु आ रहे हैं, उन दस्युओं को लेकर के एक लंबा गीत लिखा है और उस गीत का गद्यात्मक अनुवाद द्विवेदी जी करते हैं और चेताते हैं। महामाया एक
संभाषण के द्वारा जनता को उद्बुद्ध करती हैं कि जनता का दायित्व है कि वह लड़े, जनता का भेद मिटे, वो एक हो, वो संघर्षरत हो, क्योंकि जब तक जनता नहीं लड़ेगी, सिर्फ राजाओं के भरोसे छोड़ देने से दस्युओं का विनाश नहीं होना है। और दूसरी तरफ भट्टिनी है जो एकता चाहती है, वो अपने यहाँ के संदर्भ को देती है कि तुविर मिलिंद की सफलता में यह निहित है कि वहाँ भेद नहीं है। लोरिक देव की सफलता में यह निहित है कि वहाँ भेद नहीं है। वो चाहती है कि दस्युओं के बीच भी ये बात जाए, क्योंकि उनके यहाँ भी भेद नहीं है। जहाँ भेद नहीं है वहाँ विजय की संभावनाएं हैं। जो भारतीय समाज है उसमें अत्यधिक भेद है, जातियों का भेद है, वर्ण का भेद है, धर्म का भेद है, एक दूसरे को पराजित करने की आकांक्षा है। मेधातिथि कुछ चाहते हैं और दूसरे बौद्ध भिक्षु कुछ चाहते हैं। स्वाभाविक है कि बौद्ध से वैष्णव, वैष्णव से बौद्ध के उस अंतर संघर्ष की बेला में वे एक समन्वयवादी बात लेकर के आते हैं। वो पूरा का पूरा महादेवी का जो संदर्भ है, सिर्फ हम कहते हैं कि जो भट्टिनी का है वही नहीं, बल्कि महामाया को भी जोड़ लें, तो वह समाज के अंतिम व्यक्ति को इस संघर्ष में अपने साथ शामिल करना चाहती है, वह जोड़ना चाहती है, और सबको जोड़ करके लड़ने पर वह विजय निश्चित देखती है। वो स्वाभाविक तौर से समाज के उस हिस्से के लिए, जैसे कि निपुणिका कहती है कि उसने 72 दुनिया देखी है, तो 72 दुनिया देखने का उसका संदर्भ है कि निपुणिका ने जिन सामाजिक संघर्षों को 6 साल में झेला है, उसने समाज को बड़े दूसरे तरह से देखा है। तो ये सारे संदर्भ इस उपन्यास में आते हैं। अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति भी खूब है। आप देखिए कि हर्षवर्धन पहले लंपट कहता है बाणभट्ट को, फिर सभा में स्थान देता है। कुमार किस तरह से पहले क्रुद्ध होते हैं, फिर मान जाते हैं। किस तरह से भट्टिनी कान्यकुब्ज जाने से मना करती हैं, फिर चली जाती हैं। दस्युओं के खिलाफ तुविर मिलिंद को मिलाने के लिए भट्टिनी का महत्व अचानक बढ़ जाता है और उनको आश्रय देने वाले लोरिक देव को महत्व दिया जाता है। वहीं लोरिक देव है जो गुप्त काल को याद करता है, वो स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को याद करता है। तो सब अपने अपने राजनीति में भी पूरी तरह से डूबे हुए हैं। वो चाहता है कि पूरी तरह से रक्षा करने का भार लोरिक देव पे आए, लेकिन वह कान्यकुब्जों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। और कान्यकुब्ज हैं कि वो पूरी राजनीति में डूबे हुए हैं। हर्षदेव हैं कि कुमार के कहने पर बातों को मानते जा रहे हैं, राजपत्र जारी करते जा रहे हैं। जिसको लंपट की कहा, उसी ने उनकी रत्नावली पे नाटक भी खेला। तो सब कुछ ले दे करके दस्युओं के खिलाफ आड़ में एक तरह से राजनीतिक मंच जैसा लगता है। और ऐसा लगता है कि राजनीति का ऐसा रंगमंच सजा हुआ है कि हर किरदार उसमें अपनी एक बखूबी भूमिका अदा करना चाहता है। वो चाहे व्यक्तिगत स्तर की राजनीति हो, चाहे सामाजिक स्तर की राजनीति हो, वह राज्य रक्षा की राजनीति हो या महत्वाकांक्षा की राजनीति हो, उस राजनीति में धर्म भी है, संस्कृति भी है, समाज भी है, देश भी है, अर्थ भी है, व्यक्ति भी है। और राजनीति के इस कुहासे में अंतोगत्वा हर्षदेव अपनी भूमिका को स्थापित करने में सफल होते हैं। इस पूरे उपन्यास में कुमार का चरित्र एक बेहद सफल राजनीतिज्ञ के रूप में आता है। वे समाज की नब्ज को बहुत कायदे से पहचानने वाले एक राजनेता की तरह से नजर आते हैं और अपने पूरे सुचिंतित प्रयास में अपने राजनीतिक सुफल को एक तरह से लागू कराने में सफल होते हैं, राजनीतिक चिंतन को लागू कराने में सफल होते हैं। इसलिए कुमार का चरित्र बाणभट्ट और हर्ष के साथ ही इस उपन्यास में एक बेहद महत्वपूर्ण और नायक पद के अधिकारी की तरह से प्रतिष्ठित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।